गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी और मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँगा। प्यारे साथियों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। ग्लोब। ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बेहम ने किया। ग्लोब का आविष्कार किसने किया? मार्टिन बेहम ने किया। पहली बात आपको यही याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ग्लोब का आविष्कार किसने किया? मार्टिन बेहम ने किया, है ना, पहली बात। दूसरी बात देखिए, हाँ बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किया है आज से। डिस्कवर्ड बाई मार्टिन बेहम, है ना। अब ग्लोब होता क्या है? ग्लोब मान लो ये है, ये पृथ्वी के जैसा लगता है, पृथ्वी होता नहीं है। यह पृथ्वी की प्रतिकृति होता है। दिस इज द सैंपल ऑफ अर्थ। थैंक यू सो मच ड्रीम RRB। आई डोंट नो योर नेम, बट आई होप यू आर वेरी वेल, यू आर फाइंडिंग मी वेल। तो बेटा, यह पृथ्वी की प्रतिकृति होता है। ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी की प्रतिकृति होता है। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं प्यारे बच्चों। एक तो होती है ऊपर से नीचे की ओर और एक होती है आड़ी। एक होती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, और ये होता है आपका नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, ये दो होते हैं, है ना। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजनरी ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यहां तक किसी बच्चे को अगर समझने में दिक्कत आई हो तो वो समझ ले। ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बेहम ने किया। यह पृथ्वी की प्रतिकृति होता है, सैंपल ऑफ अर्थ होता है।
पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है, एक मॉडल होता है, मॉडल। और ये पृथ्वी होता नहीं है, पृथ्वी का मॉडल होता है, लगभग पृथ्वी का मॉडल, है ना। इकट्ठा टेस्ट ले लेंगे बेटा शुभम, अब इतना ही क्या। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। मैंने वैसे लिखवाया नहीं था स्थापना, क्यों बेटा अक्की, स्थापना मैंने लिखवाई नहीं थी। पहली रेखाएं होती हैं अक्षांश, दूसरा है लॉन्गिट्यूड्स। पहली कौन सी है, लेटीट्यूड, और दूसरी कौन सी है, लॉन्गिट्यूड। क्लियर है। अक्षांश क्या होते हैं, लेटीट्यूड्स क्या होते हैं। यह किसी स्थान की जानकारी देते हैं। अबाउट लोकेशन, यह रेखाएं किसी स्थान की जानकारी देती हैं। कुल अक्षांश 181, टोटल लॉन्गिट्यूड 181, और कुल देशांतर टोटल लॉन्गिट्यूड 179, सॉरी 179। वन 79। क्लियर है। अगला देखिए, जैसे कि मान लो ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर ये जो रेखाएं बनी होंगी ना, ये सब क्या कहलाएंगी आपकी, अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती हैं। ये रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से काट रही है, इसलिए इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। अर्थ वेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस
23.5 अंश। तो आप तो विद्वान हो, आप स्वयं बताइए कि ये वाला जो कोण बनेगा, पहला कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? तो 23.5 अंश, क्योंकि ये नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। और यहां पर आपका 90 डिग्री नॉर्थ बनेगा, 90 में से 23.5 गए तो 66.5 अंश बनेगा। इसे हम कहते हैं बच्चों उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल। ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक, इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं विषुवत रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं अंटार्कटिक, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। बेटा चमन सिंह जो माही हैं, मैं आपसे बोलूंगा कि आप यहां से एक क्लास लाइव करो, शुरू करो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें पिछले का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि पिछला वाला कोई मतलब का है नहीं, वो इंडियन ज्योग्राफी है। तो रिकॉर्डेड क्लास आप एक या दो करते चलिए साथ के साथ। और आज आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हुआ है टॉपिक, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से अपने आप को जोड़ लीजिए, अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको यहां से जानने और देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों? ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। हाँ, यहां से आप कंटिन्यू करिए। चलिए बेटा, ये आपका आर्कटिक है, ये आपका कैप्रिकॉर्न है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका कैंकर है, ये आपका कैप्रिकॉर्न है, और ये आपका अंटार्कटिक है। ये आपका साउथ पोल है। देखो साहब, हमने आपके सामने ग्लोब बनाया, आपने ग्लोब को ध्यान से देखा होगा। मैंने ये ग्लोब बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए दोबारा से बना दे रहा हूं। ये 0 डिग्री, 23.5 अंश नॉर्थ, 66.5 अंश नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 23.5 अंश साउथ, 66.5 अंश साउथ। ये है आपका आर्कटिक, ये है कैंकर, ये है इक्वेटर, ये है आपका कैप्रिकॉर्न,
ये है आपका अंटार्कटिक, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और ये आपका आर्कटिक वृत्त, और ये आपका उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, अर्थात ये साउथ पोल, और ये आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर वन 1.3 किलोमीटर, 113.3 किलोमीटर ये होती है दूरी। अब आपको मैंने बताया कि ये अगर कुल अक्षांश, इस वाली स्लाइड को आप एक बार फिर से देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया है कि कुल अक्षांश रेखा 179 और कुल अक्षांश है 181। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे कि अगर हम यहां से लेके यहां तक काउंटिंग करें, 0 से लेके 90 तक, केवल गिनती गिनती, केवल हम काउंटिंग करें, वहां से लेके यहां तक का काउंटिंग करें, तो आप सोचिए कि 0 से लेके 90 तक 91 नंबर आएंगे, 91 काउंटिंग हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? 0 कैलकुलेट करोगे और 90 करोगे तो 90 तो इकट्ठे नंबर बनेंगे, 90 और 0 कितने हो गए? 91। अब हम 0 पहले ही गिन चुके हैं तो ऊपर केवल 90 बचा, तो 90 और 91 कितने हो गए? 181। कुल अक्षांश अगर आपसे पूछे तो 181, और उसी समय अगर आपसे पूछे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो क्योंकि यहां पर रेखा नहीं बनेगी और यहां पर रेखा नहीं बनेगी, तो दो रेखाएं कम हो जाएंगी, इसलिए कुल अक्षांश जो आपकी रेखाएं हैं वो 179 है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कैंसर लाइन कितने लोगों से, देशों से होकर गुजरती है? बेटा समय का कुछ नहीं होता, सागर पढ़े यार बेटा। तो मैं कोई काजल मैम हूं? काजल मैडम से जाके पूछ, कल पूछ लियो काजल मैडम से।
सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थितियां, यह समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि सूरज केवल इन दो रेखाओं के बीच ही घूमता है। सूरज का जो मूवमेंट होता है वो केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है। सूरज केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही होता है ना बेटा? बेटा अगर आपको डीपली पढ़ना है तो जीएस स्पेशल का बैच चल रहा है, उस बैच में जाके एडमिशन ले लीजिए। आपको बहुत डीप और डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। मैं एनटीपीसी का जितना लेवल होता है उससे अपर लेवल ही लेकर चल रहा हूं। अगर आपको और डीप पढ़ना है तो वहां पर जाके पढ़ लीजिए। केवल 100 ही रुपया फीस है उस बैच की। खूब अच्छे से आराम से करवा रहे हैं, उन सभी चीजों को कर लीजिए। मैं दोबारा ये कमेंट ना देख लूं इस कमेंट बॉक्स में कि और डीप पढ़ाइए, क्योंकि आपने बैच ले रखा है एनटीपीसी का, एनटीपीसी के लिहाज से करवाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपको और डीप पढ़ना है तो आप यूपीएससी का बैच ले लीजिए, आप जीएस स्पेशल का बैच ले लीजिए। वहां पर आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब अच्छे से कराया जाएगा। क्योंकि कोई वस्तु 6 महीने में केवल एक टॉपिक करवाया जाएगा और कोई 6 महीने में सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, तो लोड होता है बेटा हमारे ऊपर भी, है ना? तो डीप डीप चिल्लाना बंद करो, अपने आपके वीक पॉइंट्स को, कमजोर पॉइंट्स को मजबूत करने का प्रयास करो। अब मैं एक कमेंट ना देख लूं तुम्हारा कि और डीप कराइए। हाँ, पीसीएस का बैच भी है। ठीक है, तो बेटा ये जो सूर्य है ये केवल यहां से यहां के बीच में ही घूमता रहता है, मतलब यहां से लेकर यहां के बीच में ही घूमता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही घूमता है। ठीक है, और एक रेखा से दूसरी रेखा तक सूर्य को पहुंचने में 3 महीने का समय लगता है। कितने महीने का? 3 महीने का। तो दो रेखाओं के बीच में, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य को 6 महीने का समय लगेगा कि नहीं? मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा तक 6 महीने, कर्क से विषुवत और विषुवत से मकर रेखा तक 3-3 महीने का समय लगता है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई या फिर नहीं आई? वो जो है सो है कि देखो, कर्क रेखा से मकर रेखा तक 6 महीने, और केवल कर्क रेखा पर अगर सूर्य है तो उन दो रेखाओं के बीच 3 महीने, और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में 3 महीने का समय होता है ना? तो अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती? ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है? करवा चुका हूं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल गुजरती है। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होगा, मतलब जब सूरज कर्क रेखा के ऊपर आएगा तो भारत के ऊपर भी आएगा, क्योंकि वो रेखा भारत से होकर भी गुजर रही है। जब भारत के ऊपर सूर्य परपेंडिकुलर होगा तो भारत में गर्मी होगी या सर्दी? जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होगा तो भारत में गर्मी होगी या सर्दी? एक बार जल्दी से बता दीजिए। गर्मी होगी तो भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है? आप कहेंगे जून में होती है। तो 21 जून का समय यहां पे याद रखना है आपको। कब का समय? 21 जून का समय याद रखना है। 21 जून, 21 जून के 3 महीने के बाद सूरज यहां पर होगा, फिर 3 महीने के बाद सूरज यहां पर होगा, फिर 3 महीने के बाद सूरज यहां पर होगा, फिर 3 महीने के बाद सूरज यहां पर होगा। तो बेटा एक साल में विषुवत रेखा पर सूरज कितनी बार लंबवत होता है? हाउ मेनी टाइम्स सन परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ, हाउ मेनी टाइम्स सन परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर?
सूर्य विषुवत रेखा पर कब लंबवत होता है? अरे आंखों के अंधों 2 बार लिखा हुआ है। कर्क रेखा पर वर्ष में 1 बार जाएगा, विषुवत रेखा पर 2 बार जाएगा, मकर रेखा पर 1 बार जाएगा। अंधो। तो बेटा ये जो मैंने आपको समझाया था वो लिख दिया है। मंथ फिक्स होता है, मंथ फिक्स होता है। तीसरी बात, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां तक किस किस बच्चे के समझ में नहीं आया वो पूछ ले। सारा लिख दिया है।
चलिए, इन जगहों पर कहीं पर भी कर्क और मकर और विषुवत रेखाएं डाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्क रेखा, और ये मान लो मकर रेखा, विषुवत रेखा पर 2 बार आएगा, दो बार आएगा। कर्क रेखा पर कब आता है? 21 जून। 21 जून के 3 महीने के बाद बृहस्पति रेखा पर पहुंचेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 सितंबर। 3 महीने बाद मकर रेखा पर पहुंचेगा, 22 दिसंबर। 3 महीने के बाद बृहस्पति रेखा पर पहुंचेगा, 21 मार्च। 3 महीने जोड़ लेना, यही डेट आएंगी। यहां 23 सितंबर होगा। बेटा ये डाउट नहीं है, तुम्हें एक अज्ञानी हो, ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि डाउट है। डाउट होता है कि टीचर ने पढ़ा दिया और तुम्हारी समझ में नहीं आया। जब टॉपिक हुआ ही नहीं है, टीचर ने पढ़ाया नहीं है, कि डाउट क्या तुम्हारे ऊपर आसमान में से टपक के आ गया? मूर्ख कहीं के, तुम्हें ये खुद नहीं पता, गधे, कि डाउट क्या होता है और क्या पढ़ाया है वो नहीं आया समझ में। गधा बना देते हो, अपने मेंटल लेवल को प्रदर्शित करते हो यहां पे आके। ये समझ में आया या नहीं आया?
ध्यान से सुनना बच्चों। ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, इसको ध्यान से सुनना, मुझे पूरा भरोसा है समझ में आएगा। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, आपको पता है पहले से। 21 जून को गर्मी होती है, इसलिए गर्मी को ग्रीष्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसको समर कहते हैं। सबसे छोटी रात होती है, हम सभी जानते हैं कि जब दिन बड़े हो जाएंगे तो रात छोटी हो जाएंगी। उत्तरायण, सूर्य उत्तर में ही होता है, ये सूर्य उत्तर में ही है, तो उत्तरायण, सूर्य उत्तर में है, इसका मतलब उत्तरायण। ये कर्क पे है तो ये मकर रेखा पर आएगा। ये अगर ग्रीस में है तो सर्दियां हो जाती है 22 दिसंबर को। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, 22 दिसंबर को सर्दियां होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं शीत अयनांत। विंटर सोलिस्टाइस, सबसे बड़ा दिन, लेकिन सर्दियों में होता है सबसे छोटा दिन। सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात, क्योंकि मकर रेखा दक्षिण में है इसलिए दक्षिणायन कहते हैं। सदर्न ऑप्शन, दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, और अगर बिना कंपेयर के पढ़ना आपने शुरू कर दिया तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चे, यहां तक अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो तत्काल पूछ लीजिए। हो गया बेटा, दोबारा से रिकॉर्ड करके देख लेना, आ जाएगा समझ में 179। अब समझिए ये दो स्थितियां क्या हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। पोजीशन ऑफ 21 मार्च
एंड 23rd September वर्ष में 2 बार दिन रात की अवधि बराबर होती है। मतलब दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर। और दिन और रात की जो अवधि बराबर होती है, इसमें होता क्या है, 12 घंटे का दिन ट्वेल्व आवर नाइट। वह स्थिति जब दिन और रात की बराबर स्थिति होती है उसको विषुव कहते हैं। जब दिन और रात की स्थिति बराबर होती है उसको विषुव कहा जाता है बेटा, विषुव कहा जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक था, क्योंकि हमारे पास केवल 5 मिनट बचे हैं और हमें समय अनुमति नहीं देता कि हम यहां से आगे कोई नया टॉपिक शुरू करें। क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक शुरू हो चुका है। और आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना अगर आपकी समझ में आज नहीं आया है तो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस क्लास में केवल अपने कानों को खोलकर बैठा होगा तो उसकी समझ में 1000% आएगा। और अगर आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा कहीं और लगा रखी है और मोबाइल सामने चला रखा है तो मैं क्या, ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो आपको नहीं समझा सकते। तो अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। कोई दिक्कत या परेशानी आई तो कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। क्लास को रिपीट करके देखिएगा, एक और बारी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।